हाय गाइस, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं ये जो क्लास ले रही हूँ, इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ, आपको क्लास की सारी अपडेट्स अवेलेबल होती है और इन सब के साथ ही अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये वीकली रिवीजन है। हम 20 से लेके 26 अप्रैल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये रिवीजन जो है वो आपके किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसको आपको रेगुलर करना है। अगर आप रिवीजन करने में थोड़ी सी भी चूक कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि रिवीजन कितना करना है, तो इसे रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट विद MEF क्लोथिंग बैंगलोर डेवलप द प्रोटेक्टिव cover all suit that can be used by doctor to protect from COVID-19? यानी कि MEF क्लोथिंग जो बैंगलोर बेस्ड है, इसने किस संस्थान के साथ मिलकर सुरक्षा कवच सूट विकसित किया है जिसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं CSIR NAL, CSIR NCL, CSIR CDRI और CSIR AMPRI। ठीक है, तो देखिए MAF और दूसरी पार्टी कौन सी है? ये है NAL। दूसरी पार्टी है NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और ये भी बैंगलोर बेस्ड ही है। इन दोनों ने मिलकर क्या डेवलप किया है? इन दोनों ने मिलकर प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट डेवलप किया है जो डॉक्टर्स को पूरी बॉडी को कवर रखेगा, उनका फेस से लेकर पूरी बॉडी, जिससे कि उनको कोविड-19 से बचने में हेल्प मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट planned to extend the payment of compensation of how much rupees to all postal employees including ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयड टू द कोरोना डिजीज। यानी कि डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों के मुआवजे के भुगतान को बेसिकली कोरोना बीमारी के विस्तार में कितना बढ़ाया है। तो आपको ये याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो हमारे देश का डाक विभाग है, वो अगर किसी एम्प्लॉय को, अगर किसी कर्मचारी को कोरोना वायरस से डेथ हो जाती है, कोरोना वायरस हो जाता है, तो उस केस में कितना मुआवजा दे रहा है? 10 लाख रुपीस, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैंने आपसे यहां पूछा है और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा और इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 10 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज GDP ग्रोथ may slide to how much % in 2019-20 according to SBI EcoRap रिपोर्ट? तो देखिए SBI EcoRap रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि कितनी हो सकती है? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि EcoRap रिपोर्ट को SBI पब्लिश करता है। अब उसने 2019-20 के लिए भारत की GDP कितनी बताई है और ये बताई गई है 1.1%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है SBI EcoRap रिपोर्ट 1.1%। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OIC? OIC का मुख्यालय कहाँ है? तो OIC का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब ये न्यूज में क्यों आया? अगर आपको पता है तो अभी रिसेंटली OIC ने क्या किया है, इन्होंने इंडिया को बोला कि यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनके हक के भी उन्हें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली OIC ने इंडिया के रिगार्डिंग इंडिया को बोला था और इसीलिए OIC न्यूज में आया। आपको मुझे इसका मुख्यालय बताना है, दुबई, आबू धाबी, मक्का और जेदा। ठीक है, तो OIC का जो हेडक्वार्टर है, OIC का हेडक्वार्टर है जिद्दा, सऊदी अरेबिया में। जिद्दा सऊदी अरेबिया में OIC का हेडक्वार्टर है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। OIC मुख्यालय जिद्दा, याद रखिएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट ऑफ रेयर लेदरबैक सी टर्टल आर ऑब्जर्व इन। दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले की सबसे बड़ी संख्या कहां देखी गई है अभी? इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ रेयर लेदरबैक सी टर्टल की। इनका सबसे ज्यादा नेस्ट कहाँ देखा गया है? दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले, और ये देखा गया है थाईलैंड के बीचेस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, ये एक टाइप की रेयर प्रजाति है, इसलिए ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। तो दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुए यानी कि रेयर लेदरबैक सी टर्टल, इनका लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट या घोंसला कहां देखा गया? ये देखा गया थाईलैंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चलिए, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जियो टैग इट्स 7368 कम्युनिटी किचन एंड कम्युनिटी शेल्टर? यानी कि हमारे देश में पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने 7368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग किया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, यहां से पर डे 12 लाख खाने की पैकेट बनकर निकलेगी और ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अलग अलग जगह ये शेल्टर्स हैं और यहाँ इनको जियो टैग किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इनकी मैपिंग की गई है। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। कितने? 7368। क्लियर? चलिए, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन efficient low cost electrocatalyst from fish gills that can develop environmentally friendly renewable energy conservation and storage technology? तो मैंने आपको बताया था कि मछली के गलफड़ों से एक कम लागत वाला इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित किया गया है जो क्या करेगा? जो अक्षय ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण प्रौद्योगिकी में हेल्प करेगा। तो आपको मुझे बताना है ये जो डेवलप किया गया है इसे किस इंस्टीट्यूट ने किया है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसरो और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली। ठीक है, तो मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है। लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटालिस्ट फॉर्म फ्रॉम फिश गिल्स, इसे डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST मोहाली। INST मोहाली ने ऐसा किया है, तो आपको ये याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, When was G20 ग्रुप फाउंडेड? G20 ग्रुप कब बना है? 1996, 1997, 1998 और 1999। तो G20 समूह कब स्थापित हुआ है? मैंने आपको बताया था
पहले ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी, उसके बाद इसे स्टेट हेड का बनाया गया। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1909 में। 1999 में ये स्टैब्लिश किया गया था। बाद में 2008 में इसे G20 जो मिनिस्टर्स की मीटिंग बनी उसे बनाया गया। उससे पहले 99 में ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के जो हेड हुआ करते थे इसके मेंबर कंट्रीज के और जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनकी ही मीटिंग होती थी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि G20 में कितनी कंट्रीज हैं, G20 में कितने देश हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है 99। ओके, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड बग स्निफर, अ सेंसिटिव एंड लो कॉस्ट सेंसर टू रैपिडली डिटेक्ट बैक्टीरिया। तो बग स्निफर ये किसने डेवलप किया है? ये एक सेंसर है जो काफी संवेदनशील है और कम लागत का है और ये तुरंत ही बैक्टीरिया का पता बेसिकली कर लेता है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, आईआईटी मंडी, डीआरडीओ और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि INST मोहाली। तो यहां मैंने आपसे पूछा है बग स्निफर के बारे में। ये एक सेंसिटिव एंड लो कॉस्ट बेसिकली बैक्टीरिया डिटेक्टर है। ठीक है, तो बग स्निफर ध्यान रखिएगा, इसे डेवलप किया है अग्रहर शोध संस्थान ये पुणे ने। अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने इसे डेवलप किया है बग स्निफर। बग स्निफर अग्रहर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Which institute has developed a magnetic random access memory which is faster, more energy efficient and capable of storing more information in smaller volume? यानी कि आपको मुझे बताना है किस संस्थान ने एक चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है जो बहुत तेजी से और बहुत ऊर्जा कुशल है और ये कम मात्रा में ही ज्यादा जानकारी या स्टोरेज को संग्रहित कर लेती है। IIT मंडी, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डीआरडीओ और इसरो। तो यहां मैंने आपसे पूछा है मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसको डेवलप किया है आईआईटी मंडी ने। आईआईटी मंडी किस स्टेट में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मंडी ने इस रैम को डेवलप किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, A new study by IISD यानी कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट stated that India's renewable energy subsidy fell by how much percent between 2016 से 17 से 2018-19 भी, यानी कि 2016-17 से 2018-19 के बीच इंडिया की जो अक्षय ऊर्जा सब्सिडी है यानी कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी है वो कितने परसेंट कम हुई है? इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की थी IISD ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 50%, 40%, 35 और 25। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 35%। करेक्ट आंसर है 35%, यानी कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी है या फिर अक्षय ऊर्जा सब्सिडी है वो 35% कम हो गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है IISD ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, समीर गोस्वामी dies in Kolkata. He was a famous person of which field? यानी कि समीर गोस्वामी की कोलकाता में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? सिंगर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, गायक, राजनेता, क्रिकेटर और खेल पत्रकार।
तो यहां मैंने आपसे पूछा है समीर गोस्वामी के बारे में। ठीक है, और समीर गोस्वामी जो है ये पहली बात तो कोलकाता से बिलोंग करते थे और ये फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, ये फेमस खेल पत्रकार थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, विच स्टेट बिकम फर्स्ट जीरो कोविड-19 स्टेट इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य कौन सा बना है। काफी न्यूज में था, सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, केरला, मणिपुर, यानी कि इस स्टेट में अब कोविड-19 का एक भी केस नहीं है। और ये स्टेट कौन सा बना है, ये बना है गोवा। गोवा में कोविड-19 का एक भी केस नहीं है, ये देश का पहला शून्य या फिर जीरो कोविड-19 राज्य बन गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। प्रमोद सावंत सीएम है गोवा के। ठीक है, और सत्यपाल मलिक हैं वहां के गवर्नर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट constitutes how many interministerial team to make assessment of situation and augment state effort to fight and contain spread of COVID-19 effectively। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी, बेसिकली आपको मुझे बताना है कितनी अंतर मंत्रालय टीमें गठित की हैं। ठीक है, टोटल इसे 4 स्टेट के लिए किया गया है। अब ये स्टेट कौन से हैं ये आपको मुझे बताना है। 2 स्टेट के लिए 2-2 किया गया है, यानी कि 2-2 ईच, और 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए 1-1 किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने वहां आपसे बोला था या तो आपसे नंबर्स पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि राज्यों में अब कोविड-19 को रोकने के लिए 6 अंतर मंत्रालय टीमें या फिर 6 इंटर मिनिस्टीरियल टीमें बनाई गई हैं, जो वहां की सिचुएशन देखेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां कोविड-19 से कैसे लड़ना है, इन सारी चीजों को देखने के लिए ये टीमें बनाई गई हैं। तो टोटल नंबर है 6। अब स्टेट कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च विच प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद मिलियन ऑफ इंडियंस अमिड द पेंडेमिक, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे कि वो इंडिया में हर एक इंसान से कम्युनिकेट कर सकेंगे। कोविड इंडिया डेटा, कोविड इंडिया रिसर्च, कोविड इंडिया सेवा और कोविड इंडिया केयर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोविड इंडिया सेवा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोविड इंडिया सेवा। याद रखिएगा, यहां है सेवा, और इसको लॉन्च किया है हमारे देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, who has been reappointed as the MD and CEO of City Union Bank। सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इन्हें वापस से नियुक्त किया गया है एन कामकोड़ी, नानुराग अग्रवाल, के दुरानी स्वामी और के एम मिश्रा। यहां मैं आपसे पूछ रही हूं सिटी यूनियन बैंक कुंभाकोनम तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ये मैंने आपसे पूछा है।
और करेक्ट आंसर है एन कामाकोड़ी। एन कामाकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक का वापस से मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन कामाकोड़ी। ठीक, सिटी यूनियन बैंक एन कामाकोड़ी, कुंभाकोणम तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए। Which state government partners with healthcare startup MedCords for consultation and medicines delivery through आयु and सेहत साथी ऐप? यानी कि आयु और सेहत साथी ऐप जो है, इसके माध्यम बेसिकली किस स्टेट ने, किस राज्य सरकार ने मेडकॉर्ड्स हो गया एक्चुअली, ये मेडकॉर्ड्स के साथ एग्रीमेंट किया है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, इस ऐप के थ्रू परामर्श और दवा के वितरण में हेल्प की जाएगी। तो ये है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना। मैंने आपको बताया था आयु और जो सेहत साथी ऐप है, इसके साथ एग्रीमेंट किया है मेडकॉर्ड्स ने, और ये किस स्टेट ने किया है, ये किया है राजस्थान ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक, चलिए। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्टेड दी दापोरिजो ब्रिज ओवर विच रिवर। तो दापोरिजो या द्रोपिजो पुल, इसको किस नदी के ऊपर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में इसे बनाया गया है और रिवर है सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर के ऊपर इसे बीआरओ ने बनाया है। यहां ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए द्रोपिजो ब्रिज या द्रोपिजो पुल ये किस रिवर के ऊपर है, तो आंसर होगा सुबनसिरी। अगर ये पूछा जाए ये किस स्टेट में है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Which mobile application which aims to effectively track home quarantine citizen and ensure they are actually staying in the home developed by पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? यानी कि सिंपल सा समझिए, पुणे नगर निगम ने ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप बेसिकली डेवलप किया है जिसके थ्रू ये पता चल सकेगा कि जो भी नागरिक घरेलू संगरोध हैं यानी कि जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो घर पर है या नहीं है। तो यहां आपको याद रखना है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीएमसी। ऑप्शन है सावधान, संयम, श्रेष्ठ, सतर्क। ठीक है, और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस ऐप को डेवलप किया है उसका नाम है संयम। क्या नाम है उसका? संयम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आपका आंसर हो जाएगा संयम। ठीक है, चलिए। विच सिटी यूजेस vehicle tracking application and GPS enabled smartwatch for waste collection driver in its fight against COVID-19 pandemic? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। तो किस शहर में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में जो भी कचरा संग्रह ड्राइवर हैं उनके लिए वाहन ट्रैकिंग का यूज किया जा रहा है और जीपीएस सक्षम स्मार्ट वॉच का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर और भोपाल। और करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। क्या है करेक्ट आंसर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वाहन ट्रैकिंग का प्रयोग किया जा रहा है और जीपीएस सक्षम स्मार्ट वॉच का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी व्हीकल जो बेसिकली कचरा कलेक्ट करती है उसके ड्राइवर द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़।
गढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इंडिया हैंडेड ओवर हाउ मेनी टन्स ऑफ मेडिसिन टू नेपाल फॉर फाइटिंग कोविड-19। ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा। भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को कितने टन दवाएं दी? 23 टन, 13 टन, 3 टन और 43 टन। तो यहां मैंने आपसे कौन सा देश है, ये है हमारा पड़ोसी देश यानी कि नेपाल, और नेपाल को भारत ने 23 टन दवाएं भेजी हैं। कितनी भेजी है? 23 टन। किसको? नेपाल को, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, नेपाल की केस में 23 टन दवाएं भेजी गई हैं। ठीक है, ओके। Which university has developed a potential COVID-19 vaccine and first human trial will begin from April 23rd? Begin from April 23rd, 2020। यानी कि कोविड-19 वैक्सीन, आपने ये बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा। कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर ली गई है और इसका पहला मानव परीक्षण शुरू हो गया है। आपको मुझे ये बताना है, इस वैक्सीन को किस यूनिवर्सिटी, किस विश्वविद्यालय ने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और एलएमयू। देखिए, इसका आंसर सबको पता होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन को विकसित किया है और इसका पहला मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड प्रोवाइडिंग 10,000 वाटर बॉटल्स पर डे टू दिल्ली पुलिस पर्सनल आउट ऑन द स्ट्रीट इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो आपको मुझे ये बताना है, किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जो भी दिल्ली पुलिस कर्मी रोड पर हैं, उनको प्रतिदिन 10,000 पानी की बोतलें मुहैया करा रहा है? एसबीआई, इंडियन रेलवे, सेल और इंडिया पोस्ट। ठीक है, एसबीआई, भारतीय रेलवे, सेल और इंडिया पोस्ट। 10,000 पानी की बोतल दिल्ली पुलिस कर्मियों को, और ऐसा कर रहा है जहां हमें भी खाना मिलता है और पानी मिल सकता है, और ये है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ऐसा कर रहा है। आपने रेल नीर देखी ही होगी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे। ठीक है, ओके। Which company announced the investment of rupees 4347 करोड़ इन रिलायंस जियो, और कितना शेयर खरीदा है? 9.99%। तो आंसर आपको पता होगा, किस कंपनी ने 4347 करोड़ में 9.9% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की खरीदी है? अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ठीक है, बहुत न्यूज में था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, और ये कंपनी कोई और नहीं है, और ये है फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक ने रिलायंस जियो में इतना पैसा इन्वेस्ट करके 9.99% स्टेक खरीद लिया है। मैंने आपको बोला है अमाउंट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी बड़ी डील है, काफी इंपॉर्टेंट डील है। ठीक है, चलिए। Which organization release ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिपोर्ट? यानी कि खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क, ये जो रिपोर्ट है इसे कौन सा संगठन जारी करता है? मैं हमेशा आपको जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी रिपोर्ट बताती हूँ कि इसने रिलीज किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस या खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क की जो रिपोर्ट है इसे किसने पब्लिश की है? यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, या फिर ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, ये होगा विश्व बैंक।
ठीक है, और इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। तो याद रखिएगा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिपोर्ट या फिर खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क की जो रिपोर्ट है, इसे संयुक्त राष्ट्र पब्लिश करता है और उसने किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Who has won विलियम ई कॉल्बी अवार्ड इन 2020? 2020 में विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार किसने जीता? मार्था मैकफी, जेफ किड, आर्मडो लुकास और एडम हिगिनबॉथम। ठीक है, मैंने आपको बताया था शेरनोबिल के ऊपर इनकी बुक है और उसी बुक के लिए इन्हें मिला है और इनका नाम है एडम हिगिनबॉथम। ठीक है, तो आपको बस यहाँ शेरनोबिल याद रखना है और इसी से रिलेटेड इनको ये अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको उस वक्त बोला था अगर कभी आप लोग को टाइम मिले, जब आप फ्री हो तो एक बार इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा। ओके, पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ग्रीन वाइपर बताया था, ये अभी कुछ दिन पहले ढूंढा गया है और कहाँ ढूंढा गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे ढूंढा गया है, तो ये टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, ये आपकी स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको यही ढूंढा गया है। चलिए, What is India's rank in World Press Freedom Index 2020? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पहले पोजीशन पे कौन सा देश है और लास्ट पोजीशन पे कौन सा देश है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें किस देश ने टॉप किया है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है और इसमें ये आप मुझे बताएंगे। और इसमें भारत की रैंक 2 पोजीशन डाउन हो गई है। लास्ट टाइम हम 140 पे थे, अब हम 142 पे पहुंच गए हैं। यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक स्वतंत्रता सूचकांक या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें भारत की रैंक है 142। ठीक है, लास्ट चलिए मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट पर है नॉर्थ कोरिया। फर्स्ट आप मुझे बताइए। चलिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह unveiled a mobile virology search and diagnostic laboratory यानी कि MVRDL, इसको लॉन्च किया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आपको मुझे ये बताना है कि इस लेबोरेटरी यानी कि इस प्रयोगशाला को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? डीआरडीओ, आईसीएमआर, इसरो और ईपीएफओ। ठीक है, MVRDL और इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ ने इस लेबोरेटरी को डेवलप किया है, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF या फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय शटलर यानी कि इनमें से किस इंडियन शटलर को एम्बेसडर बनाया है आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन का? मैं बैडमिंटन जागरूकता अभियान का इनमें से किस प्लेयर को BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने राजदूत के रूप में नामित किया है? श्रीकांत, किदाम्बी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा।
और आज के टाइम में भारत की मोस्ट फेमस प्लेयर जो है वो है पीवी सिंधु। तो इनको ही BWF ने बनाया है। क्या राजदूत मैं बैडमिंटन जागरूकता अभियान का या फिर आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन का। तो करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। याद रखेंगे, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये सी होगा। तो ये था पूरा सेशन। मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीक के रिवाइज करवा दिए। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ अपने बाकी स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहिए ताकि लोगों को इस चैनल के बारे में पता चलता रहे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए और किसी भी लेसन को मिस मत करिए क्योंकि सारे लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से उसे बना रही हूं तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से घर में रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।